सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज मेरे साथ हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट सदीक साजिद हैं। कोयटा से हमें शहजाद जुल्फ़िकार जो हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं वहाँ पर वो ज्वाइन करेंगे और स्टूडियोज़ में यहाँ पर अदील वड़ाइच भी नौजवान ब्लॉगर और एनालिस्ट, और उनके साथ साथ राना ताहिर साहब जो एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर हैं। और बात होगी आज की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर और ख़ास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दी है, जिसके बाद दोनों जमातें खुशियों के शादियाने बजा रहे हैं और मिठाइयाँ भी कई लोगों ने खाई हैं अंदर बंद कमरों में बैठ कर। अब पता नहीं ये उस पनामा वाली मिठाई से मुख्तलिफ मिठाई है या वैसा ही इसका कोई नतीजा निकलेगा। इसके अलावा जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने आज अपने दलाल खुद दिए। एक 10 मेंबर लार्जर बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उनकी जो रिव्यू पिटीशन है उस पर जोड़ तोड़ जारी है। और पंजाब के बाद बलूचिस्तान और KPK में भी कोशिशें हो रही हैं अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान के इंतखाबात के बग़ैर ही जो इलेक्शन है सेनेट का उसका फ़ैसला हो जाए। देखते हैं क्या होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास तहरीक इंसाफ के लोग फ़ैसले के बाद ये मुद्दा लेके गए कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस में राय दी है, जिसमें ये तो कहा गया है कि बैलेटिंग जो है वो सीक्रेट होगी, लेकिन ये जो सीक्रेसी है ये दायमी नहीं है। और ये भी कहा है इलेक्शन कमीशन से कि आप जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं करप्ट प्रैक्टिसेस रोकने के लिए, और जिसका तर्जुमा या जिसका मफहूम ये निकाला है हुकूमती अकाबरीन ने कि कहा यह गया है कि जो बैलेट पेपर है या तो वो ट्रेसेबल हो या उसके ऊपर कोई ऐसा सीरियल नंबर लगा दिया जाए जिससे इलेक्शन कमीशन को तो पता हो कि वोटिंग कैसे हुई है, लेकिन आम आदमियों को इस बात का इल्म ना हो। और अगर कोई शिकायत हो, कोई जानना चाहे, तो मैकेनिज़्म ऐसा हो कि बाद में जो वोटर है पता चल सके कि इसने किसको वोट दिया है। अपोजिशन इस इंटरप्रिटेशन को नहीं मानती। वो ये कहते हैं कि नहीं जनाब, ये एक सीक्रेट बैलेटिंग आइन के तहत जो कहा गया है वही होगी और सीक्रेसी के लिए ट्रेसेबल बैलेट जो है वो नहीं बनाया जाएगा और ना कोई सीरियल नंबर इस पर लगाया जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग ये डिबेट है। अदील वड़ाइच क्योंकि वहाँ पर ये देखे भी हैं मनाज़र और अक्सर कमरे अदालत में भी मौजूद रहे हैं। अदील, ये आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है? और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के जो कुछ लोगों से, रिटायर्ड लोगों से जो मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि अब इतना टाइम नहीं है कि ट्रेसेबल बैलेट और या कोई सीरियल नंबर कोई इस तरह का मैकेनिज़्म बनाया जाए, या तो इलेक्शन कमीशन जो है वो सेनेट इलेक्शन की तारीख़ को आगे करे, क्योंकि आइनी तौर पर 11 मार्च वो डेडलाइन है। उससे पहले 3 से 5, 7, 8, 9, 10 तक वो इलेक्शन जो हैं पोस्टपोन किए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया समी साहब। जो इंटरप्रिटेशन की बात है तो ज़ाहिर है हर कोई अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहा है, लेकिन जो मुझे समझ आई है इस केस की जो सारी प्रोसीडिंग के बाद और आज जो 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला है, उसमें 3 चीज़ें वाज़े हो गई हैं। पहली चीज़ कि इलेक्शन आइन और कानून के तहत होंगे। हुकूमत का सवाल तो ये था कि जो 226 का इतलाक़ है इस पर होता है या नहीं, क्या ये आइन के तहत हैं या कानून के तहत हैं? तो आइन और कानून के तहत ये इलेक्शन होंगे। दूसरी चीज़ है कि सीक्रेसी एब्सोलूट नहीं है, ये दायमी नहीं है। यानी जो जज साहिबान इस प्रोसीडिंग के दौरान ये कहते रहे, उनके जो रिमार्क्स आते रहे कि जब किसी ने बैलेट बॉक्स में डाल दिया तो उस हद तक तो सीक्रेसी का मतलब पूरा हो गया। ये कहाँ लिखा है, इसकी इंटरप्रिटेशन कहाँ है कि बाद में इसको नहीं देखा जा सकता? और वही फिर अल्फाज के सीक्रेसी अब एब्सोलूट नहीं हो सकती, वो फैसले में भी रिफ्लेक्ट हुई। और इसमें जो 1967 का एक जो केस है उसका हवाला दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसमें करार दे चुकी है। और तीसरी चीज़ जो है सीक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं है के बाद कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आइनी पावर्स हैं 218(3) के तहत, आइन के आर्टिकल 220 के तहत, कि वो जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल समेत इकदाम कर सकता है। तो इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम अभी तक रात गए तक सर जोड़कर बैठे हुए हैं। अपने जो
लीगल विंग है उससे ब्रीफिंग ले रहे हैं, आईटी विंग से ब्रीफिंग ले रहे हैं कि इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि एक दिन रह गया है। और इसमें एक चीज़ है कि 3 मार्च से इलेक्शन तो आगे जा सकता है, कोई ऐसी बाइंडिंग नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार भी है, लेकिन ये 11 मार्च से आगे नहीं जा सकता। तो ऐसे में 3000 बैलेट पेपर जो छपना है वो देखना है कि एक दिन में क्या वो छप सकेगा, क्योंकि अगर इसको ट्रेसेबल बनाना है, इसको जो ट्रेसेबल बनाना है उसके लिए तो यकीनन नया बैलेट पेपर छापना होगा, अगर अभी पहले वाला छप भी गया है तो इन एनी केस बैलेट पेपर तो बहरहाल छपना है, उसके लिए वक्त कम है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अभी हतमी फैसला अभी तक सामने नहीं आया। ठीक है। अच्छा, मैं क्योंकि शहजादा जुल्फ़कार ने हमें ज्वाइन किया बलूचिस्तान से, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इस वक्त वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बलूचिस्तान में भी एक प्रपोज़ल चली, जो अब्दुल गफूर हैदरी साहब का बयान था कि सेनेट चेयरमैन का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आइए पंजाब की तरह हम फैसला कर लें और यहाँ पर भी इलेक्शन ना हो। तो अपोजिशन ने उनसे 6 नशिस्तें मांगी हैं या गालबन वो 4 नशिस्तें देने के लिए तैयार हैं। तो शहजादा साहब से पूछते हैं कि अब क्या सूरत हाल है। शहजादा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शहजादा जुल्फ़कार, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अब आ रही है सर, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा अब आ रही है सर। तो ये बताइए कि क्या सूरत हाल है वहाँ पर, क्या अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कोई मुआहदा होने जा रहा है, कोई उसका चांस है? क्या ये सिर्फ एक कोशिश थी संजरानी साहब की, और अगर ये नहीं हो रहा तो इसकी कुछ, अगर आपके पास तफसीलात हैं तो हमारे साथ शेयर कर लें। सर असल में तो ये है कि संजरानी साहब चाह रहे थे कि अपोजिशन को उन्होंने ऑफ़र की 4 सीटें। 4 सीटें उन्होंने कहा कि जनरल में 2 जनरल हम आपको दे देंगे, एक टेक्नोक्रेट और एक जो ख़वातीन की रिज़र्व सीट है वो हम आपको दे देंगे, और एक अपना कैंडिडेट आप विड्रा कर लें, बाकी कैंडिडेट हम भी अपना विड्रा कर लेंगे। हम अच्छी पोजीशन में हैं और 8 सीटें हमारी आ जाएंगी 12 में से, और बाकी 4 हम आपको दे देंगे। अपोजिशन की जो जमातें हैं उन्होंने कहा 5 तो हम वैसे जीत रहे हैं, 5 की तो पोजीशन हमारी बहुत अच्छी है, और इस वक्त 23 अराकीन हैं, 1 सीट उनको चाहिए, 1 वोट चाहिए जनरल पे। अगर जनरल पे 1 सीट मिल जाती है तो उनकी 5 सीटें कंफर्म हो जाती हैं। लेकिन आप बाकी हम तगोदो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आप में काफ़ी टूट फूट है, और 6 सीटें आप हमें दे दें, 6 सीटें आप रख लें तो बड़ी अच्छी उस पर हो सकता है और हम विड्रा कर लेंगे। क्योंकि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी सर इस वक्त उनकी एक असम्बली में 1 नशिस्त है और उन्होंने भी अपना कैंडिडेट पुट किया हुआ है, और उनकी कोशिश है पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की कि उस्मान काकड़ जो है वो आ जाए, और अपोजिशन जमातें सब इस वक्त इकट्ठी हैं, वो कोशिश कर रही हैं। सरदार अख्तर मैंगल बहुत एक्टिव हैं, सरदार यार मोहम्मद रन से उन्होंने मुलाकात की जो हुकूमत बेंचों पे बैठे हुए हैं, लेकिन इस वक्त वो अपने बेटे के लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ फ़ोन पर और सुबह भी कि इस वक्त ज़हूर आगा जो है वो कैंडिडेट इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने उनको पहले दिया था अब्दुल कादिर को, जो बाप पार्टी के हैं, उनको उन्होंने टिकट दिया पीटीआई की तरफ से कि एक मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। उसके बाद काफ़ी शोर मचा और बलूचिस्तान में काफ़ी पार्टी के लोगों ने इतराज़ किया, फिर उन्होंने उनसे वापस ले लिया और ज़हूर आगा एक बहुत ही देरीना कारकुन, बहुत ही एक ऐसे स्टॉन्च से आप कह लें कि उनके वो थे, उनको दिया। अब दरमियान में पता चला कि सादिक संजरानी साहब जो चेयरमैन सेनेट हैं, उनसे मुलाकात हुई है ज़हूर आगा की, और उन्होंने कहा कि यार जीतना तो आपने वैसे नहीं है, सिवाय वोट ख़राब करने के, तो लोगों को इम्तिहान में ना डालो, तो बेहतर है कि आप वो करो। उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने भी, ज़हूर आगा ने भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कुछ नहीं किया, बड़े मुबैन अंदाज में जो है वो ख़ुद उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया और ये कहा कि बाप पार्टी के, अब उनकी अपनी पार्टी के जो सरबराह है या पहले फार्मर सरबराह रहा है सरदार यार मोहम्मद, उन्होंने अपने बेटे को खड़ा किया हुआ है, उनके हक़ में दस्तबरदार नहीं हुए, बल्कि उन्होंने बाप पार्टी के उसमें जो है वो कह दिया कि हम बाप पार्टी के उसमें वो करें। अब जो सिचुएशन है वो ख़ुद गवर्नमेंट के लिए काफ़ी मुश्किल है। सितारा एयाज़ जो ANP की थी और उन्होंने नो कॉन्फिडेंस में उनको सादिक संजरानी साहब को सपोर्ट किया, उनकी पार्टी ने उनको निकाल दिया।
उनको यहाँ से टिकट मिला और यहाँ से उनके चांसेस बहुत अच्छे थे, लेकिन क्योंकि ख़ुद मुश्किलात का शिकार है इस वक्त बाप पार्टी, तो उन्होंने उनकी कैंडिडेचर जो है वो विड्रा कर लिया कि आप ना लड़े, और वो विड्रा हो गए। अब जो अब्दुल कादिर जो है वो टॉप पर हैं, और तो इसका मतलब है शहजादा जुल्फ़िकार, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूँगा, इसका मतलब ये है कि दौलत और पैसे की बुनियाद पर अब्दुल कादिर जो पहले आए और उन्होंने इमरान खान से नॉमिनेशन हासिल की, बाद में जब पार्टी ने इतराज़ किया और उनकी नॉमिनेशन वापस हुई, लेकिन पैसे की शिद्दत इतनी थी कि सादिक संजरानी साहब ने बुला के जब आगा ज़हूर को एक बात समझाई तो उन्होंने विदड्रॉ कर लिया। तो वो जो पैसा है जिसको रोकने के लिए सदारती रेफरेंस या जिसको रोकने के लिए ये सारी तगोदौ थी, वो बलूचिस्तान की हद तक तो हमें नाकाम होती हुई नज़र आती है। वो कोशिश इसलिए कि पैसे के बलबूते पर अब्दुल कादिर, जिनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, उन्होंने नॉमिनेशन विन की, और आप अभी फरमा रहे हैं कि वो इस वक्त टॉप पर हैं। तो फिर पैसा तो जीत गया इस इलेक्शन में, पैसे को तो हराया नहीं जा सका शहजादा जुल्फ़िकार। सर बिल्कुल बात आप ठीक कहते हैं। देखें, बलूचिस्तान के जो असम्बली मेंबर हैं वो काफ़ी बदनाम है इस मामले में। 2003 के इलेक्शन में अकरम वली मोहम्मद जो है वो यहाँ से आया और जीत गया। 3 साल सेनेटर रहा, बाद में कुरअंदाजी में उनका नाम नहीं आया तो 6 साल के लिए वो नहीं हुआ। इसके अलावा यूसुफ बलोच साहब जो जरदारी साहब के उम्मीदवार थे, वो भी यहाँ से जीत के चला गया, उसका ताल्लुक़ कराची से है। तो मकसद ये है कि बाहर के लोग भी आए, इलेक्ट हुए, यहाँ के अपने लोग इलेक्ट होते हैं। पिछले इलेक्शन में बहुत ज़्यादा ये हुआ, लेकिन एक क्रेडिट जो है वो जाम कमाल को जाता है कि उसने इस मरतबा सीएम हाउस को इस लेन देन से बहुत दूर रखा, और उसने कहा कि इसकी ज़रूरत, मैं जितना मेरा बस चलता है मैं वो तो कर सकता हूँ कि मैं सीएम हाउस को इस्तेमाल ना होने दूँ। शहजादा जुल्फ़िकार, जो अब्दुल कादिर का जो टिकट है वो बिल आखिर वो तो बाप ही का है, तो जाम कमाल उन्हीं के उसी पार्टी के वज़ीर आला हैं। तो वो सारे के सारे पैसे की बुनियाद पर वो अगर उन्होंने अब्दुल कादिर को इन कर लिया तो फिर वो पैसे से पाक कैसे किया उन्होंने चीफ मिनिस्टर हाउस? वो सारे मामला तो हो गए, चले एक लेवल पे हो गए। पहले एमपीएस को मिलते थे, अब शायद हेड्स को मिल गए होंगे। सर उसमें मैं उसको इस तरह देखता हूं कि जाम कमाल के बस में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें उसके बस में नहीं है, पूरी पार्टी उसके बस में नहीं है, लेकिन सीएम हाउस उसके बस में था, जो उसने उसको हमारे साथ ठीक है। अदरवाइज पिछली दफ़ा यही सीएम हाउस में सर सब कुछ हुआ। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिए, आगे भी चीज़ें चल रही थी और चीज़ आपसे आगे भी चलकर बात करते हैं, इसी इशू पर आपसे राय लेते रहेंगे, सब कुछ होगा। सदीक साजिद, बलूचिस्तान में तो जीत गया पैसा, और अब आप बताइए कि यहाँ पर आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बड़ी मेल मुलाकातें और बड़े नाराज़ लोग हैं, ख़ास तौर पर उनसे मुलाकातें। ऐसा लगता है कि किसी ने उनको पूरी एक लिस्ट दी है इमरान खान साहब को कि जनाब ये लोग जो हैं ये खफा हैं, ये दाने ऐसे हैं जो इधर उधर लुढ़क सकते हैं। तो आज उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म चैम्बर में इन तमाम लोगों से मुलाकातें की हैं। चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पर थे, पंजाब के गवर्नर भी थे यहाँ पर, और सबके साथ उनकी मुलाकातें रही हैं। लेकिन मुझे जो उनके इत्तेहादी हैं वो उनमें से कोई यहाँ पर नज़र नहीं आया आज वज़ीर-ए-आज़म के साथ। वो ख़ुद ही तहरीक इंसाफ के लोगों से ही वो बात कर रहे थे। क्या कल अब कैंपेन तो नहीं है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म मिलेंगे लोगों से? क्या आपके पास लेटेस्ट क्या? जी सभी साहब, बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म आज भी अपने चैम्बर में पार्लियामेंट हाउस में बैठे हैं, कल भी बैठेंगे। जो आपने इत्तेहादियों वाली बात की है, तो वो कल इत्तेहादियों के जो अरकान हैं उनसे भी उनकी जो मुलाकातें वो होंगी। और ये आपकी बात दुरुस्त है कि आज वो जिन पीटीआई के लोगों से मिले हैं, ये वो लोग हैं जिनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात, ख़दशात, गिले शिकवे थे तरक्याती फ़ंड्स के हवाले से, अपने हलकों में काम ना होने के हवाले से, या महंगाई, बेरोज़गारी। और इसमें आप नोट करें वो लोग ज़्यादातर शामिल हैं जो कि माजी में मुस्लिम लीग नून, काफ या पीपल्स पार्टी को छोड़कर तहरीक इंसाफ में जो है वो शामिल हुए। इनके ऊपर वैसे भी मैं आपको बता दूं कि नज़र रखने के लिए कहा गया था। जो बिटवीन दी लाइन आपने मैसेज दिया है कि एक वो कुछ रिपोर्ट्स ही ज़ाहिर है, वो रिपोर्ट्स इन अरकान के बारे में थी, वो भी वज़ीर-ए-आज़म ने उनके साथ डिस्कस की हैं, और इसी वजह से उन्होंने कहा है कि आपने मुझे तो वोट नहीं देना, वोट तो ठीक है, मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूँ, आप अपनी ज़मीर के मुताबिक वोट दें, हमारे उम्मीदवार हैं। और अगर आप ये वोट अगर उन्हीं लोगों को देंगे जिनको हम चोर कहते हैं, लुटेरे हैं, जिन्होंने मुल्क लूटा है, तो फिर आप में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा?
तो लिहाजा इस चीज़ को आप ख़ुद जो है वो इसका फ़ैसला कर लें कि आपका ज़मीर जो है वो क्या कहता है। मैं तो 2-2.5 साल से, जब से मेरी हुकूमत आई है, मैं तो ऐसे लोगों की खिलाफ लड़ रहा हूँ। और आज फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि देखिए कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट में ये बात लेके गया था कि ये पैसा ना चले, और उन्होंने कहा ये खुशाइन बात है कि ये उन्होंने चले वोट का जो सक्रेसी है उसको बरकरार रखा, लेकिन साथ ये भी कहा है कि ये काबिल शनाख्त है, इसको नहीं रखा जा सकता हमेशा के लिए। फिर उन्होंने आमद डोगर थे तो उन्होंने एक यहाँ पे बात की वज़ीर आज़म से। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म साहब, हमें तो जो यूसुफ रज़ा गिलानी है उन्होंने लेटर लिखा है, तो आपको भी लिखा होगा। तो वज़ीर आज़म ने कहा मुझे तो मिला नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने मुझे लिखा है तो इसका मतलब है मुझसे भी वोट मांग रहे हैं। मुझसे वोट मांगने का मतलब ये है कि वो मुझसे NRO मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं तो ये इनके सामने किसी सूरत जो है वो नहीं झुकूंगा, और आप लोग भी अपने जो उम्मीदवार है उनको जो है वो कामयाब करने की कोशिश करें। दूसरी जो बात जो थी नूर आलम से, उन्होंने कहा ठीक है जी, आप करते रहते हैं, पार्लियामेंट्री पार्टी में भी आपकी बातें होती हैं, बहुत सी महफिलों में आप जाते हैं, वहाँ से भी आपके गिले शिकवे मुझ तक पहुँच जाते हैं, ऐसी बातें नहीं पहुँचते। चले अच्छी बात है, आप जो करना चाहते हैं वो आप कर लें, लेकिन हफीज़ शेख जो है वो हमारे उम्मीदवार है, पूरी वो तहरीक इंसाफ के जो है वो उम्मीदवार है, उनको आप जो है वो वोट दें। उसके ऊपर कोई ज़्यादा बोले नहीं, लेकिन उन्होंने कहा जी हाँ मैं बिल्कुल जो है वो वोट दूंगा। जहाँ तक गवर्नर पंजाब और चौधरी सरवर और वज़ीर आला पंजाब, खुसूसी तौर पर इन दोनों को बुलाया गया था, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब में तो सारे मामला चौधरी परवेज़ लाई ने जो है वो सेटल करवा दिए हैं। तो वो अभी यहाँ पे उनको बुलाने का मकसद ये था कि जो नाराज़ कुछ लोग हैं, हल्कों के कुछ काम शाम है, उनको उन्होंने फौरी तौर पर कुछ अहकाम दिए भी हैं आज। और उसमें एक चीज़ ये थी समी साहब की, जो ज़्यादातर यही होता है डेवलपमेंट की स्कीमें जो मुकम्मल नहीं हुई है, पाइपलाइन बिछी हुई है, गैस नहीं है, तो उन्होंने कहा जी इनको अगर हम वफाक वाले जारी नहीं कर सकते तो लेकिन आप सूबे के जो फंड्स हैं उसमें से इनके हल्कों में जो है वो पैसे वैसे इनको जो है वो, यानी वो जो एक तरीका होता है शादी के वक्त बहुत सारे दोस्त रिश्तेदार खफा हो जाते हैं, फिर बुजुर्ग आते हैं, उनसे बात करते हैं और फिर वो शादी में शिरकत कर लेते हैं। कोई ऐसी सूरत हाल आज रही यहाँ पर सारी। राना ताहिर साहब, एक परसेप्शन डेवलप हुआ है और ख़ास तौर पर नून लीगी जो लोग हैं वो इस परसेप्शन को बढ़ा रहे हैं। कंस्पिरेसी थ्योरीज़ इस वक्त इस्लामाबाद जो है साजिशी थ्योरियों का गढ़ बन चुका है। ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो डिसीजन हुए हैं जिसमें परवेज़ रशीद साहब बाहर हो गए, पलवशे जो हैं उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई, और भी बहुत सारे ऐसे डिसीजन हो रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल डट जाना और ये कहना कि जी ये आइन के मुताबिक होगा। सदारती रेफरेंस पे भी जो राय बनी है जिसमें बज़ाहिर नून लीग जिस पर बड़ी खुश नज़र आ रही है और इस परसेप्शन को आगे बढ़ा रही है कि कोई नामालूम क़ुव्वतें, नज़र ना आने वाली क़ुव्वतें जो हैं वो, अपोजिशन ये कहती है कि वो न्यूट्रल हो गई हैं। वो जो एक गिला था उनका पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से, वो गिला अब दूर होता हुआ नज़र आ रहा है कि बिल्कुल जी अब न्यूट्रल इलेक्शन हो रहा है। ये जो कंस्पिरेसी थ्योरीज़ हैं, हाउ डू यू सी दैट? आपका क्या कमेंट है इस पर? समी साहब देखें, ये जो साजिशी थ्योरीज़ हैं और जो साजिशी हैं इनका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि मुल्क में कन्फ्यूजन पैदा करके अपना मकसद हासिल किया जाए। मुझे याद है कि जब जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ़्तार किया गया और उन पर कत्ल का मुकदमा बना और फिर उनकी ज़मानत हो गई, तो ये पीपल्स पार्टी के दोस्त जो थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया ये अपना ही बंदा है ज़ियाउल हक, ठीक है अभी ये इल्ज़ाम भी साफ़ हो जाएगा और सारा कुछ। ये नून लीग वाले जो हैं इनकी रवायत ये रही है कि ये बड़ी डटाई से झूठ बोलते हैं। आप देखें कि होना तो ये चाहिए था कि जिस तरीके से इन्होंने पनामा में मिठाई खाई थी उस फैसले पर, तो उस फैसले के नतीजे में जो कुछ इनके साथ हुआ उस पर ये बाजे बजाते, उस पर ये GT रोड पर रोते हुए गए हैं। आज भी इनको बाद में पता चलता है कि ये मुन्ने का अब्बा नहीं है। ये मसला ये है कि ये चीज़ जो है आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वाज़े हो गया कि अब जो भी वोट डाला जाएगा वो काबिल शनाख्त होगा और पार्टी सरबराह जो है वो इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त देकर उसको चेक कर सकेगा। तो ये सूरत हाल जो है इनको बाद में समझ आती है, उस वक्त ये फ़ौरन बगलें बजा के। और आपने जो बात की है ये इस्लामाबाद में जो ये साजिशी थ्योरीज़ जो हैं, आप देखें पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो जिनको कुछ लोग मुफाहमत का बादशाह कहते हैं, लेकिन उनसे बड़ी साजिश जो है शायद ही कोई कर सकता हो सियासतदानों में, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं जनाब आसिफ जरदारी साहब। तो समी साहब ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इलेक्शन में खड़ा करके आसिफ जरदारी साहब ने एक तीर
से 4, 6, 10 शिकार करने की कोशिश की। एक तो उन्होंने मौलाना को चक्कर दे दिया कि देखें मैंने यूसुफ रज़ा गिलानी को मुंतखब करा के चेयरमैन सेनेट बना लेना और ये हुकूमत पर अदम एतमाद हो जाएगा, ताकि मौलाना की जो थी ना शोर शराबा वो कुछ देर के लिए ठंडा हो जाए। दूसरा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वो मुस्तकिल तौर पर वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवारों की फहरिस्त में से अपनी पार्टी में निकाल देंगे कि भाई आपको तो सेनेट का टिकट भी दिया था, आप वहाँ भी नहीं जीत सके। उनको पता है अगर पैसे की बात है, पैसे के ज़ोर पे इलेक्शन जीतने की कोई कोशिश कर रहा है तो वो आसिफ जरदारी साहब के अलावा और कोई नहीं है, वो सिर्फ नेशनल असम्बली में है ये मुकाबला। ठीक हो गया, ये आपका ख्याल। अच्छा अदील वड़ाइच, अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले कि बड़ी एक हेक्टिक कैंपेन है, बिलावल भुट्टो भी वोट मांग रहे हैं, अली नवाज़ गिलानी ने भी उनसे यही कहा, गिलानी तो नहीं, अली नवाज़ जो सिंध से जो आज़ाद इलेक्ट हुए थे, वहाँ पर उन्होंने कहा जी आप मोहतरमा के साहबजादे हैं और ये मेरा वोट आपका। तो यूसुफ रज़ा गिलानी अपना जो उनका एक ख़ानदानी असर है, बहुत सारी उनकी रिश्तेदारियाँ भी हैं, तो आपको लगता है कि पीटीआई में कहीं वो क्रैक डालने में कामयाब होंगे? क्योंकि जो मेरी इत्तला है जहांगीर तरीन साहब बड़े भरपूर अंदाज में हफीज़ शेख की मदद कर रहे हैं और वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को जितवाने के लिए ख़ास तौर पर जो जैसे राजा रियाज हैं फैसलाबाद से, जड़ामाले से नवाब शेर वसीर हैं और भी बहुत सारे वो लोग जो कुछ खफा नज़र आ रहे थे, उन सब को उन्होंने इस बात पर वो कायल कर रहे हैं कि आप हफीज़ शेख को वोट दें। व्हाट डू यू से? पहली बात तो ये है कि FATF में क्या हुआ था, FATF की लेजिस्लेशन में क्या हुआ था। ये बड़े कॉन्फिडेंट थे जी हम ये लेजिस्लेशन होने नहीं देंगे। उसके बाद क्या हुआ कि जो उनके नंबर्स थे उससे भी बड़ा डेंट पड़ा उन्हें। तो हुकूमत ने अपनी कैलकुलेशंस FATF की लेजिस्लेशन की तरह यकीनन यहाँ बल्कि उससे ज़्यादा कर रखी हैं, बल्कि लोगों के ऊपर चेक्स इस राय से हट कर उन्होंने अपना ज़ाहिर मंसूबा तैयार कर रखा था। जो हुकूमती लोग जिनको सेनेट की जिम्मेदारियाँ तफवीज़ की गई हैं और सारा फोकस भी अब एक सीट के ऊपर है और एक सीट पर फोकस करके काम करना ज़ाहिर है ज़्यादा आसान होता है। KPK में पिछली मरतबा उन्होंने 20 लोग जो हैं उनको फारिग कर दिया था पार्टी से। और अब ये जो आज फैसला आया है, ये जो राय आई है, इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद आसानी इसलिए पैदा कर दी है कि भले इलेक्शन कमीशन इसमें कुछ भी करे, वो बार कोड लगाए, सीरियल नंबर लगाए, कोई ऐसी चीज़ जो ना बताए लेकिन अब इसको ट्रेसेबल कर ले। कल को अगर एक भी केस सामने आता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आखिर किसी को जवाब तो देना है कि राय भी आ गई थी। उसके बाद लोगों में वो खौफ ज़रूर मौजूद है कि कहीं हम पकड़े ना जाएं। लोगों में वो डर ज़रूर पैदा हो चुका है। अब कोई पैसे लेने वाला या कुछ सियासी तौर पर किसी के असर और रसूख में आ जाने वाला जो शख्स है, उसके जहन में ये बात अब ज़रूर है कि ये चीज़ जो सीक्रेसी इज़ नॉट एब्सोल्यूट का जो लफ्ज़ है, ये कल कोर्ट के लिए ट्रबल पैदा कर सकता है, ट्रबल क्रिएट कर सकता है। तो हुकूमती लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि जितने वोट प्राइम मिनिस्टर साहब को और स्पीकर साहब को मिले थे 2018 में, उनसे भी 3-4 वोट ज़्यादा ही लेंगे और इन्होंने जो अपना टारगेट बनाया। बहरहाल ये कंपटीशन तो हेल्दी होगा। बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि हफीज़ शेख सीट निकाल लेंगे। हफीज़ शेख ना सिर्फ सीट निकालेंगे बल्कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है जी कोई एक आध वोट से, बल्कि वो ज़्यादा वोटों के मार्जिन से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना एक टारगेट बनाया हुआ है वो हासिल कर निकालेंगे। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है, एक दिन बीच में रह गया, देखें 3 तारीख को क्या होता है। हमारे साथ ही रहिए, इन्हीं मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। तजिया में गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। सेनेट के इंतखाबात के हवाले से 3 मार्च को होंगे। राय आ गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सदारती रेफरेंस पर। ऑर्डीनेंस गैर मुअस्सर हो गया, सीक्रेट बैलेटिंग, लेकिन सीक्रेसी दायमी नहीं होती, एब्सोल्यूट नहीं होती और वोट जो है वो ट्रेसेबल हो सकता है, सीरियल नंबर। अब देखना ये है कि क्या तरीका इख्तियार करता है इलेक्शन कमीशन ताकि ये जो करप्शन है ये इसको रोका जा सके। PDM की सारी क़यादत इस्लामाबाद में गुफ्तगू हो रही है। सदीक साजिद, हमज़ा शहबाज भी तो रिहा हुए हैं लेकिन अभी तक PDM में मरीम नवाज़ लीड करती हुई नज़र आ रही हैं। आज भी जो इशाया है बिलावल भुट्टो साहब का, उसके हवाले से भी मरीम नवाज़ ही इस्लामाबाद आ रही हैं। लेकिन ये जो सारा पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने मामला किया,
उसमें मरीम नवाज साहबा को बिल्कुल आउट रखा गया एंड शी वाज अपरेंटली वेरी एंग्री ओवर दैट। आपके पास क्या इत्तलात है? बिल्कुल, ये आपकी सही इंफॉर्मेशन है, और क्योंकि मामलात ऊपर से डील किए जा रहे थे और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से भी बातचीत हो रही थी, तो इस वजह से इसमें मरीम को लाया नहीं गया, क्योंकि उनका जो इस तरह का बिहेवियर है, जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है आजकल भी, तो उस वजह से क्योंकि चीज़ें ठीक हो रही थी तो ख़ुद फिर बराह रास्त ही परवेज़ लाई ने ऊपर जो है वो रवाबत किए थे। जहाँ तक PDM के इशाइये का ताल्लुक है, तो एक तो आप अभी थोड़ी देर एक इशाइया चल रहा है पीपल्स पार्टी का, उसमें पीपल्स पार्टी के अरकान हैं, कल फिर PDM के जो लोग हैं उसमें उनकी क़यादत और उनके MNAs उनको भी शाहिया यूसुफ रज़ा गिलानी देंगे सिंध हाउस में, उसमें मरीम नवाज़ की जो शिरकत है वो मतवक्के है अभी तक वो। अच्छा ये बताइए, ये जो इशाइये हैं ये वन डिश पार्टी है या इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बिस्यार खोरी पूरी तरह? बिस्यार खोरी जी, ऐसी वैसी 18-20 डिशें तो कम अज़ कम जो है वो होंगी। अच्छा, इसमें एक दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं, जो कि आपने PDM की सियासत की बात की है, यूसुफ रज़ा गिलानी ने हैरत अंगेज़ तौर पर, क्योंकि उनका ताल्लुक मुल्तान से है, तब उन्होंने एक गेम की है, मैं ज़ाहिर है उस एक MNA से मैं मिला, मेरे हल्के के ही हैं, तो ज़ाहिर है तो उनसे जब रब्ता हुआ तो मेरे सामने ये इंकशाफ सामने आया कि जो शाह महमूद कुरैशी के अपने रिश्तेदार हैं उनको टेलीफोन किया यूसुफ रज़ा गिलानी ने और उनसे उन्होंने वोट मांगा। उसमें उनके बेटे हैं ज़ैन कुरैशी हैं, पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी उनके भांजे हैं, इसी तरह एहसानुल्लाह टवाना हैं, मोहम्मद हुसैन डेढ़ हैं, ये जो कि लोग ज़्यादा उनके करीब हैं, इवन के आमर डोगर भी, तो उनसे भी उन्होंने वो तो सब ने ये कहा कि गिलानी साहब आपको पता भी है कि आप हमारे पुराने हरीफ रहे हैं, इसके बावजूद आप हमसे वोट मांग रहे हो। उन्होंने कहा साईं देख लीजिएगा, अगर मोहब्बत करनी हुई, मेरा काम था आपसे कहना, ज़रा सोच लीजिएगा। तो मैं उन्होंने कहा अच्छा चलो जी ठीक है सोच ले। तो यहाँ तक वो यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो कोशिश जो है वो कर रहे हैं। तो इसमें जो फिर मौलाना फजल रहमान को भी एक ऑफ़र की थी, वो भी हमने बताया था पहले भी कि खैबर पख्तूनख्वा में भी वही मॉडल इख्तियार करने की कोशिश की जाए जो कि पंजाब में था। तो ताज अफरीदी मिले थे, तो उसमें राजा परवेज़ अशरफ और शाहिद खान अब्बासी भी फजल रहमान के साथ मौजूद थे। तो उन्होंने भी कोई उनको कहा था कि सेनेट की 7 नशिस्तें हैं तो 2 आप ले लें, तो उन्होंने इससे इनकार किया। तो उन्होंने कहा जी नहीं हम ये नहीं लेंगे, हम जो है वो मुकाबला करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन एक चीज़ है समी साहब कि जिस तरह पंजाब में हुआ है, तो अब बहुत सी जो फोर्सेस हैं वो उनकी ये कोशिश है कि ये आखिरी दम तक कोशिश की जाए कि ये बिला मुकाबला बाकी सूबों में भी जो है वो हो जाए। इसी वजह से जो है आप सादिक संजरानी को आप भी जानते हैं, ज़ाहिर है उनको अगर, हालांकि चेयरमैन सेनेट इस तरह की कंपेन कर नहीं सकता, आइन के मुताबिक उसका मनसब इस चीज़ की उसको इजाज़त देता नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिकल ज़ाहिर है आपको इसके ऊपर यहाँ पे आइन की वैसे एक बात कर रहा हूँ, वैसे आपकी बात सही है, मैं आई 100% एग्री विद यू, लेकिन यहाँ पर कौन पाबंदी कर रहा है? तो सब उसी सारे के सारे इस हमाम में नंगे हैं। शहजादा जुल्फ़िकार, मेरा सवाल आपसे ये है, आप बहुत अरसा आपने सहाफ़त में गुजारा है और अपोजिशन और हुकूमत और मुख्तलिफ सियासी इत्तेहाद बनते टूटते देखे। ये जो सेनेट के इंतखाबात हैं, पिछले कुछ अरसे से एक डेडलॉक था, अपोजिशन और हुकूमत के लोग आपस में बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी पंजाब में इनडायरेक्टली गुफ्तगू हुई, मामला सेटल हुआ। KP में अब आपके सूबे बलूचिस्तान में भी आपस में गुफ्तगू हुई है, जिसमें अब्दुल गफूर हैदरी साहब, संजरानी साहब और दूसरे लोग जो हैं वो आपस में मिले, बात हुई, भले टेलीफोन पर हुई। तो आप समझते हैं कि दोनों जमातें, हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन PDM, वेरी कॉशियसली वो जो एक डेडलॉक था, जो आपस में बात नहीं हो रही थी, उस सिलसिले को बढ़ा रहे हैं, और सेनेट के इंतखाबात के बाद ये जो गुफ्तो शनीद है, ये मज़ीद बड़े मामलात पर जो अभी तक गुफ्तगू नहीं हो रही थी अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की, उसका भी कुछ चांस बन सकता है? इसकी कोई ये फाउंडेशन अभी बनाई जा रही हो बाद में आने वाली पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की? व्हाट डू यू से? बिल्कुल ठीक कहते हैं जी, बिल्कुल। ये लोग ये समझ रहे थे, जो एक फायरी स्पीचेस थे जो डिलीवर कर रहे थे PDM के जलसों में, और जिस तरह वो प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट को, उनके लोगों को जिस तरह वो कर रहे थे, और कभी लोग ये समझते थे, आम आदमी तो ये समझता था कि बिल्कुल इनका जो है बिल्कुल इतनी ज़्यादा एक दूसरे के ख़िलाफ़ आ गए हैं, सफारा हो गए हैं, बहुत मुश्किल है कि किसी भी उस पर, और यही सोचते थे कि वो गवर्नमेंट गिराएंगे और गवर्नमेंट उनको बिल्डोज़ करेगी, यही एक सिचुएशन थी। लेकिन डस्का के बाद चीज़ें चेंज होना शुरू भी हो गई हैं, और लोग समझते हैं कि डस्का के बाद जो है PDM की फतह है, PDM उसका जश्न मना रही है। इसी तरह ये पंजाब में एक तरफ आप देखें कि काफ लीग, नून लीग, PTI और काफ लीग,
उन्होंने जिस तरह एडजस्टमेंट कर ली और इधर सादिक संजरानी जो हैं वो पेशरफ्त लेकर वो एक क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा फार्मूला ले आए। देखें, ये तो उन्होंने पहला ये कहा कि 4 सीटें, वो पहले अगर 5 सीटें और 6 सीटों का कह देते तो बात ही ख़त्म हो जाती। उन्होंने 4 सीटें, उनको पता है कि अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो 5 सीटों पर कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, तो उन्होंने 4 का उनको कह दिया ताकि एक मामला शुरू हो जाए। उन्होंने जब उनको कहा कि नहीं आप 6 सीटों के ऑफ़र दें अगर आपका दिल बहुत बड़ा है, तो उन्होंने वक्त मांगा। ये गफूर हैदरी साहब ने कहा कि उन्होंने वक्त मांगा, तो एक ये सिलसिला शुरू हो जाता है। और अगर 5 या 6 या किसी भी एक एडजस्टमेंट पे अगर आ जाते हैं और ये पॉसिबल है कि हुकूमत इत्तेहाद और अपोजिशन के पार्टीज़ आ जाते हैं इस पर, तो मेरे ख़्याल में आप ठीक कहते हैं कि इलेक्शन के बाद जो सेनेट में है, मेरे ख़्याल में ताउन भी इनका शुरू हो जाएगा इसमें पार्लियामेंट में, अपर हाउस में, और एक दूसरे के साथ वो बाज़ मामलात पर पेशरफ्त होगी। और उस तरह पेशरफ्त होती है तो आगे जो है वो हम जो है ये गैस कर सकते हैं कि वो चीज़ नहीं रहेगी अपोजिशन में जो बिल्कुल एक दूसरे को उन्होंने बिल्कुल ये किया था कि इनके साथ हाथ मिलाना भी गुनाह है, इनके साथ बैठना भी गुनाह है। और जिस तरह मुल्क हमारा जिस मुश्किल हालात में चल रहा है, निकलने का कुछ सिलसिला एक बन जाएगा। फाइनेंशियल परेशानियाँ, इकोनॉमिक परेशानियाँ हैं। अच्छा, राना ताहिर साहब, जी राना साहब, आपसे मेरा सवाल ये, क्योंकि आप पंजाब की सियासत पर भी बड़ी नज़र है, चौधरी साहबान को भी आप बहुत अरसे से जानते हैं। कुछ सोर्सेज ने मुझे ये बताया कि जो ग्रुप बनाए गए थे पंजाब में सेनेट के लिए इब्तदाई तौर पर, कामिल अली आगा साहब को अप्रूव तो कर लिया था तहरीक इंसाफ ने, लेकिन जो MPs दिए गए थे उस ग्रुप में वोट डालने के लिए, उनमें अक्सरियत उन लोगों की थी जो खफा चले आ रहे थे PTI से। तो इन हालात में चौधरी परवेज़ ज़िलाई साहब ने उसको जिस तरीके से एडजस्ट किया दूसरी जमातों के साथ मिलकर, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो ये जरदारी साहब ने और ये सारा जो मामला तय किया, सारे लोग इलेक्ट हो गए विदाउट इलेक्शन, तो इन रिटर्न कोई ना कोई वादा होगा या वादा किया गया होगा, शायद वो सेनेट के लिए हो या आने वाले वक्तों में हो। इस हवाले से आप किसी चीज़ पर रोशनी डालेंगे? देखें समी साहब, बात यह है कि आपको याद होगा कि जब ये सेनेट के इलेक्शन का मामला शुरू हुआ तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने चौधरी परवेज़ ज़िलाई से कहा कि पंजाब में आप इन मामलात को देखें, चीफ मिनिस्टर आपकी मदद करेंगे। तो ये तो जो कुछ भी उन्होंने किया वो प्राइम मिनिस्टर की आशीर्वाद से किया। और क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में बड़ी जमात है, तो अगर पाकिस्तान तहरीक, और प्राइम मिनिस्टर ने चौधरी परवेज़ ज़िलाई साहब को अप्रिशिएट भी किया ओपनली, पब्लिकली, कि आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया। तो ये मैं समझता हूँ कि पंजाब में जो हुआ है, ये देखें नून लीग जो है वो इस बात पर खुश है। उन्हें खदशा था कि जिस तरह जलील शरकपुरी साहब या उनके कुछ और MPs जो खुलम खुला नून लीग से बगावत कर चुके हैं, उन्हें यह था कि अगर ये 5-7 लोग, मरियम तो बहुत खफा हैं, आप कह रहे हैं नून लीग, मरियम नवाज साहिबा जो है ना, देखें ये एक और आप जो बात कर रहे हैं, इससे जो सबसे बड़ा मैसेज गया है वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा की पार्टी पर जो ग्रिप थी, जो तासर दिया जा रहा था, वो नहीं रही। ये मामला तो सारे तय किए शहबाज शरीफ साहब ने। नहीं, लेकिन राना साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन जाने से पहले मैं इतनी बात ज़रूर करूँगा। ग्रास रूट लेवल पे, वर्कर्स लेवल पे जो मरियम नवाज़ ने अपना लिंक एस्टेब्लिश किया है पिछले 1-2 महीनों में PDM के जलसों में, और इस वक्त वो अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं नून लीग की, जहाँ पर मैसेज की बात है। हाँ, असम्बली में टॉप पे या जोड़ तोड़ के लिए शहबाज शरीफ साहब का एक रोल होगा, लेकिन जो क्राउड पुलर है नून लीग की वो मरियम लाहौर के जलसे में समी साहब देख नहीं लिया कितनी क्राउड पुलर है। लाहौर के लोगों ने मरियम नवाज को रिजेक्ट कर दिया, कारकुनों ने रिजेक्ट कर दिया, बयानिए को रिजेक्ट किया, लेकिन डस्का में नून लीग को वोट पड़ा। जब फौज पे बात आएगी तो लोग उसको रिजेक्ट करेंगे अगर उन पर तनकीद की जाएगी तो, लेकिन अदरवाइज अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर रहकर उस एम्बिट में अगर आप अपना काम करेंगी या वोट मांगेंगे तो जो नून लीग का वोटर है वो अपनी पार्टी के साथ ही खड़ा है। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं तो एक और बड़ा अहम केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फायज़ ईसा की ये दरख्वास्त कि सारी की सारी जो कार्रवाई है वो बराह रास्त टेलीविज़न पर नशर की जाए, इस पर बात करते हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जिनके ख़िलाफ़ जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस, सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच 10 मेंबर बेंच जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में उनकी रिव्यू पटिशन जो है उसकी समाअत कर रहा है। और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा आज ख़ुद पेश हुए। उन्होंने कहा कि उनके वकील की तबीयत ख़राब है। कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप नज़रसानी की अपील में अपना वकील तब्दील करें। काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने यह बताया अदालत में कि उनके वकील की तबीयत ख़राब है, जिस पर मोअज़्ज़ज़ बेंच ने यह कहा कि आप कोई सर्टिफिकेट पेश करें कि वो उनकी तबीयत वाकई ख़राब है। अब हेयरिंग कल होगी, लेकिन जो एक बड़ा अहम इशू इस वक्त अदालत के सामने है वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की वो पटिशन है, वो दरख्वास्त है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये सारी की सारी कार्रवाई बराह रास्त टेलीविज़न के ज़रिए आवाम को दिखाने की इजाज़त दी जाए। उनका ये कहना है कि वो जज हैं, आम सियासतदानों की तरह समाअत के बाद वो बाहर सुप्रीम कोर्ट रोस्ट्रम पर खड़े होकर अपना जो उनका मौक़िफ़ है उसकी प्लीड नहीं कर सकते, और उनके ख़िलाफ़ जो बात की जाती है उसकी वजह से उनके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा होता है और उनका इमेज ख़राब हुआ है। मामला बहुत अहम है, दुनिया भर में जो बड़े अहम मुकदमात हैं उनकी समाअत अदालतें इजाज़त देती हैं कि वो आप दिखाएं बाहर। अभी तक अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा केस नहीं हुआ जिसको बराह रास्त नशर किया गया हो, लेकिन उनकी प्रोसीडिंग्स बड़ी ओपन होती हैं और वो इंटरनेट पर भी अवेलेबल होती हैं। जजेज़ अगर दूसरे शहरों में हो तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आपस में कंसल्टेशन कर लेते हैं और उसके बाद फ़ैसला कर लेते हैं। हाई टेक जो सारी की सारी जो फैसिलिटी है वहाँ पर वो कोर्ट्स उसको इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तान में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि क्योंकि मैंने भी बहुत सारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में मैं गया हूँ, आज भी मैं अपने केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद था। अगर अदालतों की कार्रवाई टेलीविज़न पर मीडिया पर दिखाने की इजाज़त दी जाए तो आप यकीन करें बहुत सारी चीज़ें लोगों को ख़ुद क्लियर हो जाएंगी। पाकिस्तान में इंसाफ का क्या म्यार है, क्या सवालात हैं, क्या जवाबात हैं, किस तरीके से केसेस प्लीड किए जाते हैं, किस तरीके से चीज़ों को पॉलिटिसाइज़ किया जाता है और किस तरीके से जो अदालतें हैं वो फ़ैसले करती हैं। पाकिस्तान के लोगों का ये जानना तो बुनियादी हक़ है। जब कोई टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की नहीं थी तो ठीक है, लोगों की एक्सेस नहीं थी, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है अगर उसको दिखाया जाए तो उसमें क्या कबात है। आदिल वड़ाइच, व्हाट डू यू से? देखें समीर साहब, पहले तो इस केस में काजी फ़ायज़ ईसा साहब का जब मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया था तो उसके बाद उन्हीं की इस्तदा पे ये मामला खुली अदालत में आया था। आमतौर पे जो इस तरह के केसेस होते हैं, जजेस के कंडक्ट से मुतल्लिक मामलात होते हैं, पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में ये चीज़ें सीक्रेट ही हुआ करती थी। ये चीज़ें सीक्रेट क्यों? ये मामला बाहर नहीं आया करता था। क्यों बाहर नहीं आता? जब आम आदमी का मामला बाहर है, सड़क पे है, तो इन लोगों के मामला लेकिन वो आ गया, वो मामला आ गया, सबके सामने आ गया। काजी फ़ायज़ ईसा ये चाहते थे खुली अदालत में हो, खुली अदालत में आ गया। काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने अब ये जो इस्तदा की है कि ये एक सेकंड इसको भूल जाएं कि ये इस्तदा काजी फ़ायज़ ईसा ने की है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कोई अदालती कार्रवाई हो रही है तो उस अदालती कार्रवाई को बराह रास्त अगर कोई चैनल दिखाना चाहता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या कबाहत है? सब कुछ अंदर तो कमरे अदालत में आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है। और अगर कोई चीज़ किसी ने ऐसी करनी है कि जिसको वो ये चाहते हैं कि सिर्फ वो जज साहबान के लिए रहे, तो वो बड़े करीब जाके उनसे बात कर सकते हैं, उस पर गैग ऑर्डर आ सकता है उस वक्त, यानी वो हर चीज़ हो सकती है। तो क्यों रुकावट है ये? इसमें क्या कबाहत क्या है? मेरा सवाल ये आपसे। भूल जाएं एक सेकंड के लिए कि ये काजी फ़ायज़ ईसा है। इसमें देखा जाए तो चीज़ें तो ओपन ही हैं, इन कैमरा तो होती नहीं हैं अनलेस के चैम्बर में समाअत किसी चीज़ की ना हो रही हो। अब ये चूंकि वैसे ही प्रोसीडिंग ओपन है, सिर्फ कैमरा नहीं है, लेकिन वो लोग तो मौजूद हैं जो बाहर जाकर उसको बिल्कुल उसी अंदाज में पेश करते हैं, बल्कि कुछ तो और ज्यादा अंदाज में पेश कर देते हैं। गलती का इस्तेमाल है और जो आप तजवीज़ दे रहे हैं या आपकी जो एक राय है या जो आप समझते हैं ये होना चाहिए, इससे बहुत सी जो मिसपरसेप्शंस हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हैं, वो खत्म हो सकती हैं, दूर हो सकती हैं। लेकिन समी साहब, इसके साथ जिस नौइयत के मामलात हमारी अदालतों में पॉलिटिकल केसेस भी आते हैं, और देख लें अभी पिछले चंद रोज से ये पॉलिटिकल मामलात ही चल रहे हैं, उसमें इससे क्या फर्क है? हर चीज एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स। उसमें फर्क क्या है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या कबाहत है? देखिए, पार्लियामेंट की कार्रवाई तो जिस तरह हमारे टेलीविजन चैनल्स जो हैं वो बिल्कुल लाइव दिखाते हैं, बिल्कुल रियल टाइम पे चीजें सामने आ रही होती हैं। अदालत की चीज आने के हवाले से कानून इसमें
कोई ना तो रोकता है और इसमें कबाहत भी कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चीज ऑलरेडी ओपन है, सिर्फ एक कैमरा ही लगना है। और अब एक और चीज जो हुई है, ये क्या इससे पहले होता था कि वीडियो लिंक के जरिए जो वकील हैं वो पेश होते थे, एक तब्दीली आई तो उसमें वीडियो लिंक के जरिए, अब जिस तरह काजी फायज ईसा साहब वाला मामला है, इसमें वकील अगर बीमार हैं तो इसमें यह भी हो सकता है कि उनको घर से बैठ के वीडियो लिंक के जरिए दलाइल देने पड़ जाएं, अनलेस कि उनका जो सर्टिफिकेट है वो कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन ना हो कि वो वीडियो लिंक पे भी ना आ सके। क्योंकि मैं PFUJ के भी सरबराह हैं शहजादा जुल्फ़िकार, और आज़ादी सहाफ़त के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए जो हमारी यूनियंस हैं उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, और ये जो आज़ादियाँ हैं जिसकी बिना पर आज मैं और आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़ी कुर्बानियाँ देकर इन आज़ादियों को हासिल किया गया। शहजादा जुल्फ़िकार, आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई कबाहत तो नहीं होनी चाहिए कि अगर अदालत की कार्रवाई TV पर दिखा दी जाए और इजाज़त हो मीडिया को, तो उससे तो गलतियों का एहतमाल ही नहीं रहेगा ना। जो जजेस कह रहे हैं, जो वकील कह रहा है, वो सब का सब लोग सुन सकते हैं, लोग देख सकते हैं। देखें, बहुत सी बातें अखबारात में कैमरे के ज़रिए नहीं आती, लेकिन कोर्ट रिपोर्टर मौजूद होता है और वो एक एक चीज़ रिपोर्ट करता है। अगले दिन आप अखबारात में बहुत सी चीज़ पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। और कोर्ट ओपन कोर्ट है, कुछ चैम्बर में नहीं हो रहा और कोई इन कैमरा नहीं हो रहा, तो अगर ये इसकी इजाज़त दे दी जाए, बिल्कुल बहुत ही एक मेरे ख्याल में लोगों को खुद लोग देख सकते हैं कि कोई और बहुत हर केस का नहीं दे, बहुत बड़े केसेस हैं, जिस तरह ये काजी फायज ईसा का अगर केस है, उसमें लोग खुद जज कर सकते हैं कि कौन ठीक है कौन गलत है, और आर्गूमेंट, काउंटर आर्गूमेंट, जजेस के रिमार्क्स, वो सब कुछ सामने आ सकते हैं। और एक आम आदमी को शायद उस तरह पता नहीं चलता रिपोर्टिंग में, जब वो अखबारात में पढ़ता है या वो टिकट्स देख लेता है, लेकिन अगर ख़ुद उसको मौका मिले, मेरे ख्याल में उसमें कोई कबात नहीं है। एक और मेरे ख्याल में लोगों को एक में मौका मिलेगा कि वो चीज़ें खुद अपनी आंखों से देखें। बिल्कुल जी। राना ताहिर साहब, आप भी स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं, आप क्या कहते हैं? देखें समी साहब, आपकी बात जो है ना वो अपनी जगह बजा, लेकिन बात ये, अभी आपने बात की अमेरिका की, वो शहरी आज़ादियों के भी बड़े अलमबरदार हैं, इजहार राय की आज़ादी भी, तो हमने गुलामियों में रहना है, सारी ज़िंदगी अंधेरे में रहना है। मेरी अर्ज़ सुने ना, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट जो है वह, उसकी कार्रवाई भी लाइव टेलीविज़न चैनलों पर नहीं दिखाई जाती, और दुनिया के बेशतर ममालिक में यही असूल कार फरमा है। देखें, आपको ये बात भी सामने रखनी चाहिए कि अदालतें जो हैं उनका एक अपना तकद्दस होता है। अगर आप इस तरीके से हर चीज़ को यूं कैमरे लगा के वहाँ पे ओपन कर दें, तो समी साहब अदालती कार्रवाई भी चलाना मुश्किल हो जाएगा। राना साहब, बात ये है, मेरी अर्ज़ सुन लेना। नहीं, टाइम कम है, मैं भी एक थोड़ा सा लुकमा देना चाहता हूँ। यानी जो अंदर कार्रवाई हो रही है, कोई कैमरे ने वो कार्रवाई करवानी तो नहीं ना। अगर कार्रवाई मुकद्दस है या गैर मुकद्दस है, वो तो अंदर हो रही है, कैमरा तो सिर्फ दिखा रहा है उसको, कैमरे ने कोई कार्रवाई करनी तो नहीं है ना। समी साहब देखें, अदालतों के सामने सिर्फ यही केसेस नहीं होते, बहुत सारे ज़ाती नौइयत के लोगों के फैमिली मैटर्स के भी केस होते हैं। फिर तो कोई बात नहीं कर रहा, वी आर टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल केसेस। देखें ना, फिर अगर आप फिर ये पाबंदी तो नहीं लगा सकते, अगर आप मुल्क की आला तरीन अदालत में ये काम शुरू करेंगे तो फिर आपको सिविल कोर्ट तक ये कैमरे जो हैं आप रोक तो नहीं सकते। तो कबाहत क्या है इसमें? नहीं, बातें हैं ना, बहुत सारी बातें नहीं, जो पर्सनल केसेस हैं, जो फैमिली केसेस हैं, उनकी तो कोई बात नहीं कर रहा बंदा। यहाँ पर तो जो क्राइम के केसेस हैं, यहाँ पर जो मर्डर हुए हैं, यहाँ पर जो OJ सिम्पसन का केस चलाया, मर्डर केस था, पूरी दुनिया ने देखा, अमेरिकन अदालतों ने चलाया, इसमें क्या कबाहत? मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जिस तरह हमारे यहाँ पर मीडिया का एक ट्रेंड है ना, फिर तो इस तरह जज साहिबान ने फलान रिमार्क्स दिए, वो काट काट के लोग 2-2 साल ये चलाते रह जाएंगे जी। ये जज साहिबान को फिर ज़्यादा उनकी तस्वीर के साथ या क्लिप्स के साथ न्यूज़ में इस तरह चीज़ें डिस्कस होना, उससे फिर बड़ी कबातें पैदा हो सकती हैं। नहीं, कबातें पैदा नहीं होंगी। फिर जज साहब जो है अननेसेसरी कमेंट्स नहीं करेंगे ना, जो अननेसेसरी ऑब्जर्वेशंस, अब जो हेडलाइंस बनती हैं वो हेडलाइंस नहीं बनेंगी। बहुत से सवालात करने पड़ते हैं, बहुत से सवालात इसलिए करने पड़ते हैं, वो नजर आ जाता है कि ये ऑब्जर्वेशन है, ये सवाल है, कि तो नजर आ जाता है। कुछ चीजें क्रॉस क्वेश्चनिंग में बहुत सी चीजें इस अंदाज में सवाल करने पड़ते हैं, तो वो मीडिया पर उस अंदाज में जज साहिबान को उनके कोई क्लिप के साथ आए तो वो वैसे मुनासिब नहीं लगता। लेकिन इसमें कानून में कबाहत नहीं है इसमें, लेकिन इस चीज में जो एक हमारा पैटर्न है न्यूज का, छुपाने से लिहाज से इस चीज में मैं राना साहब की इस बात की जरूर तायीद करता हूं कि ये मुनासिब उस तरह नहीं है। क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, हमें इजाज़त अब लेनी है। ये डिबेट है, बड़ी ये जारी रहे। अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये इंतहाई खूबसूरत लाल बेहतरीन मीठा सेब होता है ना,
अगर आप उसको भी छुपा दें किसी रज़ाई में तो वो भी शाम तक गल जाता है, उससे भी बदबू आने लग जाती है। चीज़ों को ओपन करने से ही तरक्की होती है और इंसान को अपनी गलतियाँ ठीक करने का मौका मिलता है। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।